हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो जो है दिस इज़ अगेन ऑन द प्रपोजिशन। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि आप ग्रामर को भी लाइटली मत लीजिएगा, इसीलिए मैं कुछ दिनों से ग्रामर के सेक्शन भी डाल रही हूं। देखने में तो ये बहुत आसान लगता है बट इट इज़ स्कोरिंग। अगर एक बार आपको आ गया तो आपका डेड श्योर 1 मार्क्स कहीं नहीं गए फॉर 1 क्वेश्चन। सो मेक इट श्योर कि आपका जो ग्रामर पार्ट है उसको भी आप इक्वली इम्पोर्टेंस दें एज़ पर योर लिटरेचर। और नेक्स्ट वीडियो मैं लिटरेचर पर ही डालूँगी, तो हम ऑल्टरनेट डेज ऐसे चलेंगे, कुछ वीडियोस लिटरेचर पे, कुछ वीडियोस आपके ग्रामर पे भी चलती रहेंगी। सो विदाउट डिलेइंग द टॉपिक लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है ये। प्रेपोजिशन भले आप सब लोगों ने पहले पढ़ा है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो देखिए कितना डाइसी होता है। देखिए क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, सी ईच डायरेक्शन दिया हुआ है आपको। ईच प्रॉब्लम इन दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन जनरल एंड मिससेलेनियस प्रपोजिशंस। फिल इन द ब्लैंक सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रपोजिशंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में आपको देखना है कि आपको प्रपोजिशन लगाना है। तो एक उदाहरण के रूप में आपको यहाँ दे भी रखा है, इफ़ यू कैन हैव अ लुक। तो देखिए पहला क्वेश्चन उन्होंने आपको मैंने करके ही दिखाया है सो दैट यू विल बी एबल टू नो हाउ टू डू। शी वॉज बॉर्न डैश अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स। मतलब कि वह किसके घर में पैदा हुई? एक गरीब फैमिली में। जस्ट अ मिनट, एक गरीब फैमिली में वो पैदा हुई, और गरीब फैमिली की वजह से में पैदा हुई। तो मे के अर्थ में जब आता है तो प्लीज़ मेक इट श्योर, यहाँ दिया भी है ए इज़ द राइट आंसर, दैट मीन्स इन आएगा। इन का प्रयोग मे के अर्थ में हम करते हैं, ठीक है। गरीब घर में, तो पुअर फैमिली को हम ले रहे हैं, गरीब घर में पैदा हुई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मे के अंदर की वजह से हमने इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ही एस्पायर्स डैश द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। पहले बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा एस्पायर क्या है, तो जब तक आपको वोकैबुलरी समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसका मतलब भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं बता दूं, एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना। महत्वाकांक्षा करना, महत्वाकांक्षा आप सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा है कि आप जल्दी से जल्दी LT एग्ज़ाम पास करके जल्दी से टीचिंग वो बन जाए, टीचर बन जाए, तो इसी को हम बोलते हैं महत्वाकांक्षा, एस्पायर्स। तो ये एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए। ही एस्पायर्स, उसकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, डैश द पोस्ट ऑफ अ प्रोफेसर। काहे के लिए है? के लिए के अर्थ में, ठीक है। तो के लिए के अर्थ में भी बता दूंगी, पर पहले सेंटेंस समझ लेते हैं कि उसकी प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है। तो जब भी हम के लिए के अर्थ में बात करें तो याद रखिएगा हम फॉर का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट, फॉर का प्रयोग हम के लिए के अर्थ में करते हैं। तो राइट आंसर इज योर फॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, बिकॉज एक आपको उदाहरण दिया था। He was born dash a family of clerks। देखिए बहुत डाइसी क्वेश्चन है, और मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इसमें वही लगाएंगे जो पहले दिया था, पर इसमें थोड़ा समझना ज़रूरी है। He was born dash a family of clerks, dash a family of clerks, कि वो किस घर में जन्मा। देखिए एक मिनट, देखिए ही वॉज बॉर्न अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क की फैमिली, क्लर्कों की फैमिली है, उसमें वो आया, पैदा हुआ, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद हो, शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। जब इस फैमिली के आगे पुअर फैमिली लग गया, तब गरीब घर में पैदा हुई। दोनों में फ़र्क ज़रूर देखिएगा। गरीब घर में जब पैदा हुई तब तो हमने इन लगाया, राइट। लेकिन जब कह रहा है कि अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, ही वॉज बॉर्न
इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। इनटू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बाहर से अंदर आए, हम इनटू का प्रयोग वहीं करते हैं। तो कोई बच्चा है, वो पहले इस घर में नहीं आया था, अब उसका क्या हो गया, प्रवेश हो गया, बाहर से जन्म ले लिया उसने। अब बच्चा है तो बच्चे को हम यही बोलेंगे कि भाई आ गया है, पैदा हो गया है, अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया है, ठीक है। तो इनटू, तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे इनटू का, प्लीज़ भूलिएगा मत, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी बना के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड जनरली पास द डैश फॉल्ट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। अब देखिए, फॉल्ट्स ऑफ योर फ्रेंड, पहले तो इस सेंटेंस का मतलब जानना भी ज़रूरी है। फॉल्ट्स ऑफ योर फ्रेंड का मतलब होता है कि दोस्तों की गलती को नज़रअंदाज करना। पूरा सेंटेंस क्या है, यू शुड जनरली पास, मतलब तुम्हें अपने दोस्तों के जो गलतियां हैं, फॉल्ट का मतलब होता है गलतियां, तो जितनी भी गलतियां हैं उसको क्या कर लेना चाहिए भाई, नज़रअंदाज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों की जो गलतियां हैं उन पर, तो बाय द फॉल्ट्स ऑफ, जो करते हैं द्वारा, जो गलतियां तुम्हारे दोस्तों के द्वारा होती है, द्वारा बाय का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आई होप आ रहा होगा आप सभी लोगों को समझ में। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ इज योर, I can testify the dash this man's veracity and good character। देखो, थोड़े वोकैबलरी थोड़ी डिफ़िकल्ट डाल दी, जिससे कि समझने में डिफ़िकल्टी हो, और प्रपोजिशन तो आसान है, लेकिन कंडीशन ये डाल दी कि आप सेंटेंस समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, टेस्टिफाई का मतलब क्या होता है। लिख भी लीजिए, आप लोग पेपर लेके बैठा करें। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, गवाही देना, लिख लीजिए। ओके, गवाही देना, आई कैन टेस्टिफाई, मैं गवाही दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा है, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई, लिख लीजिए। आई कैन टेस्टिफाई द डैश दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी हम किसी को देना, हम कहते हैं ना, जब हम कभी बोलते हैं से या गिव, अगर ये मतलब निकल के आ रहा है, जैसे कह रहे हैं ना, आई कैन, मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ, गिव, है ना, ये आपको लगे अगर इस तरीके का एक वर्ब अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा है कि भाई मैं उसको बोल सकता हूँ इसके बारे में, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या है कि आई कैन टेस्टिफाई, मैं गवाही दे सकता हूँ कि ये आदमी की सच्चाई के बारे में और इसके गुड कैरेक्टर के बारे में, ये तो उसकी कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहा है, उस पर वो गवाही दे रहा है, उस पर कोई चीज़ बोल रहा है, तो हमेशा वहाँ टू का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, टू का प्रयोग होता है। दिस इज द राइट आंसर, आई कैन टेस्टिफाई टू दिस मैन्स वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर। अगर आपको रूल याद रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, शी रिफ्रेन scolding her child until the company left। Got it? She refrained। refrained का मतलब क्या होता है? refrained का मतलब होता है रुकना, रुकना। Is that clear? स्कोल्डिंग आप जानते हैं, डांटना, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को, जब तक कि कंपनी उसने छोड़ी नहीं। शी रिफ्रेंड, उसने अपने आप को रोका, किससे? डांटने से। तो से का मतलब होता है फ्रॉम, हम यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो शी रिफ्रेंड फ्रॉम स्कोल्डिंग हर चाइल्ड अंटिल द कंपनी लेफ्ट, जब तक कंपनी गई नहीं तब तक उसने अपने आप को डांटने से, अपने बेटे को डांटने से रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, शी सैट डैश टू डाइन बिफोर द राउंड टेबल। ये तो आसान है भाई, वो जो डाइन टेबल था, डाइनिंग टेबल था, उसमें वो बैठ गई, तो सैट डाउन, नीचे मतलब टेबल, चेयर पे बैठ गई, तो सैट डाउन आएगा। दिस इज सिंपल, नो डाउट, इसमें ये आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू कम दिस बुक। देखिए, बहुत लगने में आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमाव है। हाउ डिड यू कम दिस बुक। अब मुझे पता है बहुत से लोग क्या बोलेंगे, अबाउट, अबाउट ही बोलेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में कैसे पता चला, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है वो क्या। अगर आपको कहीं लगे कोई इंडिकेट सेक्शन आ रहा है, इंडिकेट, किसी चीज़ से हमें इंडिकेशन मिल रहा है,
तो वहाँ पर हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो वो कहना चाह रहा है, वो ये इंडिकेट कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हें इस किताब के बारे में ठीक है, कहाँ से पता चला? इज दैट क्लियर? तो उस किताब के बारे में इंडिकेट, किताब के बारे में है तो बाय दिस बुक, हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक, तुम्हें इस बुक के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ योर 8th क्वेश्चन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। द ड्रीम्ड डैश डिलीशियस डिशेस सर्व्ड इन वंडरस प्लेट। देखो उन लोगों ने सोचा किसके लिए? ऑफ, किसके बारे में सोचा? डिलीशियस, बड़े ही स्वादिष्ट डिशेस के बारे में, जो उनको आश्चर्य, सरप्राइजिंग करने वाली जो प्लेटें थी उसमें जो खाना सर्व किया जा रहा था वो डिलीशियस खाना, उसके लिए वो लोग सोचने लगे। ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानंद एज अनट्रस्टवर्दी, ठीक है, एज एवरी बैग्ड, देखिए थोड़ा एवर, एज एवर बैग्ड डैश द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि देवानंद जो अविश्वसनीय थे, ठीक है, एज एवर हमेशा की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट से वापस हो गए। मतलब जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उससे कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा बैग्ड ऑफ, बैग्ड ऑफ, बैग्ड आउट ऑफ, ये आएगा बैग्ड, ये फ्रेजल वर्ब भी, बैग्ड आउट ऑफ मतलब पीछे हट जाना। तो वो जिस तरीके से अनट्रस्टवर्दी थे, विश्वसनीय नहीं थे, एज एवर हमेशा की तरह, तो वो वापस हट गए इस कॉन्ट्रैक्ट से। क्लियर हो गया? दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। Tactless and antisocial persons are responsible for giving a dismal start dash the year new year। देखिए पहले तो आप थोड़े से वोकैब समझ लीजिए। टैक्टलेस, टैक्टलेस हम यहाँ पर जिसका प्रयोग करेंगे हम कह सकते हैं बेअदब, जिसे हम कहते हैं अनसिविलाइज्ड, सैवेज कहते हैं ना, ये तो अड़ियल है, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, असभ्य कह लो। अगर हिंदी में मैं आपको लिखवा दूं तो इसको हम असभ्य कह सकते हैं, असभ्य, ठीक है। एंटी सोशल आप जानते हैं, जो समाज के खिलाफ हो। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक। लिख लीजिए, ये वोकैब में भी काम आएंगे, सिनोनिम्स वगैरह में, निराशाजनक, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब बता के इस पर प्रपोजिशन देखते हैं क्या डालेंगे। तो कहते हैं जो अनसिविलाइज, जो असभ्य और जो समाज के लोगों के खिलाफ हैं, वो ही लोग जिम्मेदार हैं। निराशा मतलब वही लोग क्या है? जिम्मेदार है फॉर गिविंग, क्या देने के लिए? एक निराशाजनक शुरुआत। किसके लिए? टू द न्यू ईयर। किसके लिए? टू द न्यू ईयर। यहाँ आ जाएगा आपका 2। इज दैट क्लियर? 11th पे चलते हैं। द नेबर्स आर कंप्लेनिंग डैश द स्मेल इन योर किचन। तो कहते हैं कि भाई नेबर्स जो पड़ोसी हैं वो शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेनिंग मतलब शिकायत कर रहे हैं किसके बारे में? अबाउट, अबाउट किसके बारे में? अबाउट द स्मेल, जो स्मेल, जो बदबू आ रही है तुम्हारे किचन से, उसके बारे में पड़ोसी कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, शिकायत कर रहे हैं। नेक्स्ट 12th, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू डैश दैट। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो मुझसे कि मैं उसके साथ क्या करूं? उसके साथ विद का प्रयोग आएगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू विद दैट, कहने का मतलब है तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं उसके साथ क्या करूं। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 13 पे चलते हैं। काइंडली सेंड मी माई बुक
as soon as you are dash with it. आसान है. काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी किताब जितना जल्दी हो सके आप दे दो. एस यू आर, जैसे ही जितनी जल्दी तुम उसको पढ़ लो. तो कहते हैं ना, प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स. थ्रू यहाँ क्या आ जाएगा? थ्रू, मतलब उसको पूरा एक बार जब आप देख लो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे मेरी किताब वापस कर दो. क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 great tears ran slowly dash the corners of her eyes. कहते हैं कि 2 ग्रेट बड़े बड़े आंसू की बूंद जो है वो आंख के कोने से नीचे गिर गई. तो आंख के कोने से स्टार्ट कहाँ से भी? फ्रॉम, आंख के कोने से. तो 2 great tears ran slowly from the corners of her eyes. उसकी आंख के कोनों से नीचे गिर गई. नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन पे चलते हैं. I do not know how to manage dash 400 francs. देखिए 400 फ्रैंक्स की जो ये बात कर रहे हैं, फ्रैंक्स का मतलब होता है एक राशि, धन राशि की यूनिट है. मॉनिटरी यूनिट, मॉनिटरी मतलब पैसों की यूनिट है ये, ठीक है, उसको फ्रैंक कहते हैं. तो क्वेश्चन है, आई डू नॉट नो हाउ टू मैनेज विदाउट, बिना 400 फ्रैंक के मैं कैसे, मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा बिना 400 फ्रैंक के. फ्रैंक यहाँ पर यूनिट है पैसों, धन की यूनिट ऑफ मनी, यू कैन से मॉनेटरी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. आप लोग कभी कभी बोलते हैं वीडियो क्लियर नहीं है, तो अगर आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, बट अगर आप लोगों को लगता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कहीं ब्लड ना आए, है ना. वैसे इसका ध्यान मैं रखती हूँ, बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट कभी कभी छूट जाता है स्क्रॉल करते वक्त. तो ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं लगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th. द थीफ टुक अ लार्ज ज्वेल केस फ्रॉम द वार्डरोब. अब कहने का मतलब है जो चोर था उसने क्या किया, बड़ा सा ज्वेलरी का जो केस का मतलब होता है जिसमें क्या रखे जाते हैं, हीरे, मतलब जेवर रखे जाते हैं. तो चोर ने जेवर की केस से, मतलब जिसमें जेवर रखे जाते हैं, उस बॉक्स को कहाँ से निकाला? वार्डरोब से. तो कहने का मतलब है वार्डरोब अलमारी होती है, अलमारी को हम वार्डरोब कहते हैं. और अलमारी से उसने उस ज्वेल केस को, मतलब उस ऑर्नामेंट या आप कह सकते हो जो ज्वेलरी है उसके बॉक्स को बाहर निकाल लिया. तो निकालना, बाहर निकाल देना, तो आप बोलोगे आउट. ठीक है, द थीफ टुक आउट, बाहर निकाला, अ लार्ज ज्वेल केस फ्रॉम द वार्डरोब. नेक्स्ट है 17. हिज नेबर अक्यूज्ड हिम डैश प्लेइंग हिज रेडियो टू लाउडली. तो उसके नेबर ने उस पे आरोप लगाया. अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना. ठीक है, तो उसके जो पड़ोसी थे उसने उस पे आरोप लगाया कि ये क्या कर रहा है, आरोप लगाया कि भाई ये अपने रेडियो को बहुत ज़्यादा तेज चला रहा है. तो हिज नेबर अक्यूज्ड हिम ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर? ऑफ प्लेइंग his radio too loudly. I hope it's clear to everyone. Moving on to the 18th question now. है, देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या है. 18th क्वेश्चन है, The boy fastened the bell. ठीक है, dash the neck of his cow. फास्टेंड का मतलब आप जानते हैं ना, जब आप एयरप्लेन में बैठते हैं तो बोलते हैं ना, प्लीज़ फास्टन योर बेल्ट. फास्टेंड का मतलब होता है बेल्ट लगाना. तो बॉय ने भी बेल को, क्योंकि आप देखते हैं ना गाय वगैरह की जो गर्दन होती है उसमें घंटी लगा देते हैं, बेल लगा देते हैं, तो यही कह रहे हैं कि फास्टन द बेल, घंटी लगा दी. डैश द नेक ऑफ हिज काव मतलब जो उस गाय है उसके गर्दन पे.
तो गर्दन पे आएगा तो क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से अराउंड, आई नो मोस्ट ऑफ यू विल थिंक ऑफ इट, बट अराउंड नहीं आएगा। अराउंड तो दिशा हो गई ना, पूरे चारों तरफ। राउंड, नेक के गोल घेरे में उसने राउंड द नेक। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन है, अ यूरोपियन विजिटर to the Far East must accommodate himself dash habits of life that may seem very strange to him। कहते हैं कि भाई जो यूरोपियन विजिटर है, जो फार ईस्ट से आया, बहुत दूर से आया है, उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा अपने आप को। एकोमोडेट कहते हैं ना, अकोमोडेशन, जहाँ रहते हैं, रहने की व्यवस्था, उसको अपने आप रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसकी? टू द हैबिट्स, मतलब अपनी आदतों को, टू हैबिट्स ऑफ लाइफ दैट दे सीम वेरी स्ट्रेंज, जो उसको बड़ी अनोखी लगेंगी, विचित्र लगेंगी, यहाँ उसको उस आदत को ढालना पड़ेगा। टू हैबिट्स, जैसे होता है हम यहाँ इंडिया में हैं, हम फॉरेन में चले जाएं तो हमारा यहाँ का दिनचर्या, हमारी यहाँ की लाइफस्टाइल, और हम अगर बाहर चले जाएं तो हमको वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो अपनी हैबिट को हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मोल्ड टू द हैबिट्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका चलता है 20th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द 20th क्वेश्चन। 20th है आपका, देख लीजिए, he threw dash her shoulders the modest shawl। देखिए, मतलब कहने का मतलब ही थ्रू, मतलब आप देखते हैं ना, जब किसी का स्वागत करते हैं तो कंधों पे एक रेस्पेक्ट, एक रिगार्ड की वजह से क्या दे देते हैं? शॉल डाल देते हैं ना। तो कंधों पे शॉल डालना, तो आप थ्रू का मतलब यहाँ फेंकना मत समझ लेना। थ्रू का मतलब यहाँ है कि भाई शोल्डर पर ऊपर क्या रख दिया? शॉल को, मॉडेस्ट, बड़े आसान अच्छे तरीके से शॉल को शोल्डर पे रख देना। तो ओवर द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर है ना, तो ओवर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओवर का प्रयोग करेंगे। एबव नहीं आएगा, क्योंकि एबव हम टच के लिए यूज नहीं करते, याद रखना। कॉन्टैक्ट, हम ओवर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको कॉन्टैक्ट के रूप में कह रहे हैं। कॉन्टैक्ट, टचिंग, जैसे हमने कहा ना, दिस बुक इज ओवर दिस बुक, तो ये बुक इस किताब को छू रही है, टच कर रही है, इसलिए हमने ओवर का प्रयोग किया। थोड़ा ध्यान समझिएगा। और अगर मैं बोलूँ अबव, तो अबव अगर मैंने बोला भाई क्लाउड इज अबव द हेड, तो क्लाउड इज अबव द हेड का मतलब ये नहीं कि हमारे सर को क्लाउड छू रहा है, बादल छू रहा है। कहने का मतलब है वो हमको छू नहीं रहा, लेकिन दूरी पे जाके ऊपर है, तो इसीलिए अबव नहीं आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि शॉल हमारे कंधे पे ही तो टिकेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21। दे वर अशेम्ड देयर शैबी अटायर। शैबी तो आप जानते हैं, बड़े ही अजीबो ढंग का, अजीबी ढंग का कपड़ा। अटायर का मतलब होता है कपड़े, ड्रेस। तो शैबी जो अच्छा नहीं था, अच्छे नहीं थे, थोड़े गंदे से वैसे कपड़े। तो दे वर अशेम्ड डैश ऑफ देयर शैबी अटायर। शैबी अटायर ऑफ, किस मतलब किसी चीज़ के, मतलब किसी चीज़ की वजह से, तो ऑफ देयर शैबी अटायर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। Let's have a look. The poor fellow had little to fall back dash in his old age। देखिए क्या कह रहा है, The poor fellow had little to fall back dash in his old age। कहता है कि जो बेचारा है यहाँ पर, पुअर कह रहे हैं ना, पुअर किसे कह रहे हैं? बेचारे को कह रहे हैं, बेचारा आदमी। इसके पास बुढ़ापे में सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बूढ़े के समय के लिए इस बेचारे के पास बूढ़े वक्त पे सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फॉल, ये फ्रेजल वर्ब भी है, फॉल बैक अपॉन, क्या जाएगा? फॉल बैक अपॉन, इसका मतलब होता है सहारा देने के लिए। ठीक है, मतलब उसके ओल्ड एज में सहारा देने के लिए इस गरीब लोग आदमी के पास कुछ भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए, इतनी डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को
जिनको समझ में आता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा पर्पस सभी उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको एक एक सेंटेंस का मतलब भी समझ में नहीं आता है. सो दिस इज़ my point of view. I want every one of you should understand the concept of the sentence. इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. दैट इज़ द ओनली रीज़न. जल्दी जल्दी कर दूंगी तो जिनको आता है उनके लिए तो आई थिंक इट इज़ ईजियर, लेकिन जिन्हें नहीं आता वो फिर रटेंगे, और रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है ना. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 23 क्वेश्चन है. ही वॉज स्ट्रक डैश कॉलरा एंड हैड टू बी रश्ड टू हॉस्पिटल. समझ में आ गया? कहने का मतलब है वो स्ट्रक मतलब उसको जकड़ लिया था. किसने? कॉलरा ने. तो ही वॉज स्ट्रक्ड विद कॉलरा. हैजा ना, हैजा कहते हैं. आई थिंक व्हाट हैपेंड. यस, तो क्या कहते हैं इसको? हैजा. ये पीछे जा रहा है, रुकिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा नीचे कर लें वरना बैक हो रहा है. देखिए, तो ही वॉज स्ट्रक्ड कॉलरा, हैजा कहते हैं ना, तो विद, तो ही वॉज स्ट्रक्ड विद कॉलरा, वो कॉलरा से फंसा जकड़ा हुआ था, और इसी वजह से उसको जल्दी से कहाँ ले जाना पड़ा? हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 को भी देख लेते हैं. यस, ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. हाउ इज दिस? देखिए, द ज्वेलर वॉज प्रिपेयर्ड टू बाय डैश द नेकलेस, ठीक है, फॉर 40,000 फ्रैंक्स. फ्रैंक्स अभी बताया मैंने क्या होता है? मॉनिटरी यूनिट होती है, ठीक है, ये अभी बता दिया है, आगे भी बताया है. तो कहता है कि एक जो ज्वेलर था वो प्रिपेयर कर रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या कर लूँ? बाई डैश द नेकलेस, मतलब मैं बाई कर लूँ बैक, वापस से मैं इस नेकलेस को 40,000 फ्रैंक्स में खरीद लूँ. देखिए सेंटेंस क्या आ जाएगा? द ज्वेलर वॉज प्रिपेयर टू बाई बैक, वापस खरीद लो. बैक आउट नहीं होगा, बाई आउट नहीं होगा, बाई ऑफ द नहीं होगा, बाई फॉर नहीं हो सकता, बाई विद नहीं हो सकता, बाई ऑफ नहीं हो सकता, बाई बैक. तो वो चाहता था कि मैं दोबारा वापस से इस नेकलेस को खरीद लूँ. कितने में? 40,000 फ्रैंक्स में. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. द ब्लैक स्मिथ वॉज अबाउट टू फॉल डैश हिम. ब्लैक स्मिथ आप जानते ही हैं, ब्लैक स्मिथ को हम बोलते हैं लोहार. लोहार जो लोहार का काम करते हैं ना, तो जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, वो उसके ऊपर गिरने ही वाला था. तो उसके ऊपर फॉल अप ऑन, ठीक है, फॉल ओवर. अब आप कहोगे मैडम ऊपर है तो क्यों नहीं आया ओवर? तो भाई किसी के ऊपर गिरना ओवर में हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ फॉल लगा है, और फॉल अपॉन का मतलब होता है ऊपर गिरना, ठीक है. तो ये नहीं लग सकता, क्योंकि ओवर हम जब लगाते हैं तो ओवर कॉन्टैक्ट से तो होता है उसके ऊपर. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई वो आदमी, वो ब्लैक स्मिथ उसके ऊपर है, इस सेंस में हम बोल सकते हैं. लेकिन उसके ऊपर गिरेगा तो ऊपर अपॉन, बाहर से, मतलब अप ऑन. अप ऑन का मतलब क्या होता है? 1 मिनट समझा दूँ मैं आपको. अप ऑन, ऑन का मतलब ये होता है कि भाई जो व्यक्ति है वो खड़ा है, ठीक है, वो खड़ा है. अब उसके ऊपर ये आ गया तो अपॉन बन गया. मैं थोड़ा आपको क्लू टाइप का दे रही हूँ. जैसे ये एक, सपोज ये कोई भी एक पर्सन है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर ये गिर गया, तो ओवर नहीं कहेंगे हम, अपॉन. ये किताब इसके ऊपर गिर गई तो अपॉन आ जाएगा, इसके ऊपर अपॉन आ जाएगा, ठीक है. और वैसे भी अगर हम बोले तो फ्रेजल वर्ब है, फॉल अपॉन का मतलब होता है गिरना. तो ब्लैक स्मिथ उसके ऊपर ही गिरने वाला था. अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वॉज अबाउट, गिरने ही वाला था. वॉज अबाउट का मतलब होता है हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी, मतलब होने ही वाला था. वॉज अबाउट कहते हैं ना, आई वॉज अबाउट टू कम, मैं आने ही वाला था आपके पास, ऐसे बोलते हैं ना हम. तो आने ही वाला या गिरने ही वाला, क्योंकि यहाँ गिरना है तो गिरने ही वाला था. आई होप आप लोगों को ये सब वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए. इस वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मैं ग्रामर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस लिटरेचर में. लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेज भी आएगा. और इस समय पेपर का जो टेंडेंसी है वो आप जानते हैं, इस बार पेपर की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी बदल दी है. यू नेवर नो,
if they are asking you 50 questions are on the basis of English, pure English, LT English, then I don't know, they might also give you the grammar section as well. ठीक है, तो कम से कम अगर 50 क्वेश्चन है तो अगर 20 क्वेश्चन अगर आपके ग्रामर से आ गए तो वो तो 20 आपको पूरे करने पड़े। मतलब ऐसे कर लीजिए कि वो शॉर्ट हो कि आप बिल्कुल सही करें, क्योंकि ग्रामर इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, राइट। तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इक्वली चलेंगे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको लिटरेचर पे दूंगी। सो हमारा जो ये जो फ्लो होगा मैराथन सीरीज़ का वो इसी प्रकार से होगा कि कुछ इसमें ग्रामर वीडियोस आएंगी इन अ वीक, कुछ इसमें लिटरेचर आएगी। तो लिटरेचर एंड लैंग्वेज बोथ विल वर्क इक्विवेलेंटली, simultaneously. I can't say simultaneously because I don't know, might be I can give you more videos on literature in a week and one video related to your grammar, but it means that you will get in a week both the videos regarding your literature as well as your language. So I hope you people understood it. It's just for your well wishes, है ना, आप ही की भलाई के लिए है। और अभी तक जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू रियली फाइंड इट वेरी हेल्पफुल टू, तो आप ज़रूर इसको कीजिए। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं डिटेल स्टडी करने के लिए, ग्रामर को भी और एट द सेम टाइम लिटरेचर को भी, तो वो मेरे से पढ़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन बैच लेती हूँ, यही एक टाइम है। इसी टाइम पे अगर आप जुड़ गए देन वेल, 1 महीने बाद पेपर के 1-2 महीने पहले अगर जुड़ोगे, 1 महीने पहले भी जुड़ोगे, देन आई डोंट थिंक सो इट विल बी वर्थफुल। तो प्लीज़ अपने चैनल को जितने आप दूर दूर तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यस बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि जो भी न्यू वीडियोज़ आए वो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन बाय।